आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी जंगे रायबरेली और अमेठी की, जहां हर पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभालते हुए अब भावनात्मक अपील करनी भी शुरू कर दी है, तो वहीं तीखे पलटवार से भाजपा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। क्या है रायबरेली अमेठी को लेकर पार्टियों की रणनीतियां और क्या है पार्टियों के आगे का प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दिलचस्प रण में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी है रायबरेली और अमेठी पर। जहां कांग्रेस के सामने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा के सामने गढ़ में सेंधमारी करके जीत हासिल करने की चुनौती है। अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाई और रायबरेली से प्रत्याशी राहुल गांधी को जिताने के लिए पूरी कमर कस ली है। नुक्कड़ सभाओं के लिए जनसंपर्क तक कर रही हैं। क्या दिन क्या रात, प्रियंका अब तो टॉर्च की रोशनी में भी कांग्रेस के पंजे से लोगों का हाथ थामने की कोशिश में प्रचार कर रही हैं और लगातार भाजपा पर हमलावर भी हैं। पहचाने हुए चेहरे हैं और परिवार के सदस्य हैं। हम सब साथ अलग अलग परिस्थितियों में लड़े हैं और अगर हम में एक खासियत है हम सब में, तो वो ये है कि हिम्मत है हम में लड़ने की। मैं आपके बारे में ये जानती हूँ क्योंकि हमने चुनाव के समय क्या क्या देखा, किस तरह की लड़ाइयाँ। मुझे याद है एक समय एक बूथ था जहाँ कोई खड़ा भी नहीं होना चाह रहा था पोलिंग बूथ में। उस समय किशोरी जी अपने कुछ साथी लाए थे कि आप खड़े हो जाओ यहाँ पे। बहुत खतरनाक सी परिस्थितियां बनी हुई थी वहाँ। और मुझे याद है कि मुझे फोन आया 4:30 बजे कि दीदी आप आ जाओ लेने के लिए, नहीं तो यहाँ पे तो बुरा होने वाला है। तो उस जमाने से लेकर जब बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों में हम एक साथ इकट्ठे होकर दिन रात हमने काम किया और हम लड़े। जितनी भी लड़ाई हुई है चुनाव के समय रायबरेली में, वो हमेशा एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ सत्य, एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ हमेशा किसी न किसी तरह का आतंक और एक ऐसी राजनीति जो जनता को सर्वोपरि नहीं रखती थी। प्रियंका जहां एक तरफ गांधी परिवार का अमेठी रायबरेली से नाता बताकर भाजपा पर हमलावर हैं, तो अब जब भाजपा ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है, तो उनकी भी रणनीति मजबूत है। पार्टी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के साथ ही हर एक मतदाता पर नजर रख रही है। इसके लिए पन्ना प्रमुखों को लगाया गया है। हर एक पन्ना प्रमुख को मतदाताओं की एक संख्या दी गई है, उसी पर पन्ना प्रमुख को फोकस करना है। उन मतदाताओं का मूड क्या है, वही इस रण में पार्टियों की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और खुद को मजबूत दिखाते हुए वार पलटवार का दौर जारी है। सत्ता राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। आज की सरकार क्या कहती है कि नीति बनेगी लेकिन जनता के जरूरतों के आधार पर नहीं बनेगी। नीति बनेगी तो बड़े बड़े खरबपतियों के आधार पर बनेगी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराया था। इस बार राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी की सीट से कांग्रेस के बेहद विश्वस्त नेता के शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। उनके सामने स्मृति ईरानी, दोनों ही नेताओं के बीच रोचक और जुबानी जंग जारी है। अमेठी और रायबरेली सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। तो देखिए जंगे रायबरेली, जहां पर आगामी 20 मई को यानी कि 5वें चरण में जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और उस चरण को लेकर सियासी घमासान पुरजोर तरीके से शुरू हो चुका है, जहां हर एक पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। इसी बीच क्या है अमेठी और रायबरेली को लेकर पार्टियों की स्ट्रैटेजीज और क्या वाकई रायबरेली को साधना बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला है? आज कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिस पर कई बड़ी अहम चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शशिकांत तिवारी जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। वह विनय सिंह बिन्नू साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी इस चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे और पंडित राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशिकांत जी तिवारी जी से करते हुए। देखिए शशिकांत तिवारी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा
लगातार रायबरेली में अपना डेरा जमाए हुए हैं और बीते रात की तो तस्वीर वाकई सोशल मीडिया पर वायरल हुई जब प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आप पर हमलावर रही। लाइट जाने के बावजूद लोगों ने उनको फोन की रोशनी दिखाई और फोन की रोशनी दिखाते हुए प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी भी मजबूत है। क्या लगता है, कैसे सेंध लगाएंगे आप कांग्रेस के गढ़ में? देखिए, प्रियंका जी को जो मौका मिला, उत्तर प्रदेश की कभी प्रभारी भी हुआ करती थी और पिछले 5 साल उनको रायबरेली में ये टार्च मोबाइल के रोशनी में काम करना चाहिए था। तो वो तो 5 साल तो प्रियंका जी भी नहीं आई, गांधी परिवार का कोई आया नहीं। और पिछले चुनाव में जिस प्रकार से अमेठी से राहुल गांधी जो है चुनाव हार करके भाग गए, वायनाड चले गए, तो वो रायबरेली और अमेठी में जनता ने बता दिया है कि जनता का मूड क्या है। अमेठी की बात करें तो केएल शर्मा राहुल गांधी से बड़े नेता तो है नहीं। जब राहुल गांधी जब हार गए तो केएल शर्मा क्या जीतेंगे, एक बार। दूसरी बार अगर रायबरेली की बात करें तो प्रियंका जी को जहां पूरे देश में रैली करना चाहिए, पूरे देश में चुनाव संभालना चाहिए, तो रायबरेली आ गई। तो रायबरेली आने का मतलब कि यह मैसेज है कि एक रायबरेली से ही मतलब है चुनाव में, बाकी के पूरे प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जिस प्रकार से वायनाड में मुस्लिम लीग के झंडे के तले नामांकन किए हैं, तो रायबरेली की जनता भूली नहीं है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बता दिया इनके बारे में कि राम मंदिर का फैसला पलट देंगे, तो रायबरेली की जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सबका धन लेकर के बांट देंगे, तो रायबरेली की जनता पहले से थर्राई हुई है कि भैया रायबरेली से ही शुरुआत न कर दें कि सबका धन लेकर के और ये उनमें बांट दे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो आज जो राहुल गांधी जी का जो मोटिव है, जो मिशन है, जो काम करने का तरीका है, जो वक्तव्य है, उसको रायबरेली की भी जनता सुन रही है। तो रायबरेली में अब दाल गलने वाली है नहीं। ये लोग 5 साल गायब रहते हैं, 5 साल बाद आते हैं, तो रायबरेली की जनता अब इस चीज को देख रही है, काफी समय से देख रही है। हाँ, ये जरूर था कि कभी इंदिरा गांधी जी वगैरह राजीव गांधी जी होते थे तो रायबरेली की जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती रही होंगी और उन्होंने वोट दिया, उनको सांसद बनाया। वो चीज अब है नहीं। अब ये जो चाहे प्रियंका जी आ जाए, चाहे राहुल जी आ जाए, वायनाड से पर्चा भर करके उन्होंने बता दिया कि मुस्लिम लीग का एजेंडा है, उनके देश का एजेंडा है। तो अब रायबरेली की जनता उनको सबक सिखाने वायनाड भी तो भारत का हिस्सा है ना। अगर ऐसे में वो वायनाड से दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप ये कह देंगे कि वो मुस्लिम लीग को समर्थन दे रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो इररिलेवेंट सी बात हुई ना। आप देखिए ना, आप जब ये नामांकन किए तो कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं था। रायबरेली की जनता मुस्लिम लीग की जनता थोड़ी है, वो कभी कांग्रेस की जनता रही है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के झंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके झंडे के तले अपना नामांकन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो रायबरेली में जो भी कांग्रेस के बच्चे लोग हैं उनको तो मजबूरी में सोचना पड़ा और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, कभी दिनेश प्रताप सिंह जी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज उन जैसे तमाम नेता, सभी नेता, हमारे गांव-गांव के कांग्रेस के नेता सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये लोग आएंगे तो राम मंदिर का फैसला बदल देंगे, आएंगे तो सबका धन लेकर के उनमें बांट देंगे, जो घुसपैठिए हैं उनको दे देंगे। तो रायबरेली की जनता अछूता थोड़ी है, इसी देश में तो है। बिल्कुल ठीक है। राज शर्मा साहब, देखिए बड़े आरोप आप पर लगाए गए हैं कि जब राहुल गांधी 2019 में स्मृति ईरानी के आगे नहीं टिके तो अब आप किसी भी प्रत्याशी को उतार चुके हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और दूसरा बड़ा आरोप आप पर शशिकांत तिवारी जी ने ये लगाया है कि आप लगातार वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और ये आपकी रणनीति अमेठी रायबरेली में चलने वाली नहीं है। बात कहता हूँ कि तिवारी जी, ये लोग झूठ बोलना कब छोड़ेंगे ना? झूठ बोल के अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं, देश के बच्चों को तो बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। मुझे 2-4 चीजें बातें चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक मेरे देश के प्रधानमंत्री पिछले 1.5 महीने से और धीरे धीरे जो वो अपनी याददाश्त को भूलते जा रहे हैं और क्या कह देते हैं, क्या नहीं कहते। क्या एक प्रधानमंत्री को कहना चाहिए? वो आदरणीय है, देश के प्रधानमंत्री हैं, गली गली जा रहे हैं। पहले मैंने अक्सर देखा गया था कि प्रधानमंत्री आते थे, मंडल हेडक्वार्टर में करते थे सारों की, और आप पिछला इतिहास कितना भी उठा लीजिए, चलो ये इनका अपना है, जब इन्हें लग रहा है कि हम हार रहे हैं तो कोशिश करता है
जब मरने से पहले मछली छटपटाती है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि रायबरेली नहीं और ना अमेठी, हिंदुस्तान की महिलाएं इनके खिलाफ है, स्टूडेंट इनके खिलाफ है। अगर इनके नेता को बात करनी थी तो हमारे मैनिफेस्टो की बात करते। हालांकि वो मोदी जी ने पढ़ा नहीं की, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने पढ़े लिखे तो है नहीं, तो पढ़ते तो है नहीं, ये बस जो बोलते हैं इन्हें बोलना है। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे प्लीज। हाँ, नहीं मैं व्यक्तिगत नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा कि अभी ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहीं क्यों प्रचार कर रही है, बाहर क्यों नहीं जा रही है। पहले ये कह रहे थे वो यहाँ क्यों नहीं आ रही है, वो वहीं क्यों रह रही है। पहले तो ये अपनी बात से क्लियर कर लें कि इन्हें चाहिए क्या। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने क्यों होते हैं? दूसरी बात अनगनत बातें करते रहते हैं, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, जाटव, दलित। इससे देश चलेगा? देश इससे चलेगा? देश विश्वगुरु तब बनता है, इन्हें पता होना चाहिए मुस्कान जी, जब घर में नौकरी हो, घर में खाने के लिए हो। और उस प्रधानमंत्री जी का क्या विश्वास किया जाएगा जिन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि अभी 5 साल तक आप भारत देश गरीब रहेगा, फिर कहते हो विकसित हो जाएगा। तीसरी आर्थिक स्थिति वो बन चुके हैं हम, ताकत। आप फिर एक तरफ भाषण देते हैं कि 80 करोड़ जनता को फ्री का अनाज देते रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है, फ्री का क्या होता है। दूसरी बात, आपका एक चीफ मिनिस्टर कह देता है फोकट का अनाज मिल रहा है। अरे यार ऐसा बातें क्यों करते हो बताओ, देश का बच्चा सुन रहा है। 2014 में उस बच्चे ने पहली बार वोट आपको दिया था, उसकी भी आप बेइज्जती कर रहे हो। ठीक, महिलाओं के संग आपको बात करने का धर्म नहीं है। ठीक है। जो फिर कहाँ आ गया मंगलसूत्र। अरे भाई मंगलसूत्र एक गहना नहीं है, वो एक जीने का आधार है। हिंदुस्तान में महिलाओं का जीने का आधार है। अरे राज शर्मा साहब अब तो छोड़ दीजिए, अब तो इस मुद्दे को छोड़ दीजिए ना। शर्म नहीं आ रही होगी? अरे राज शर्मा साहब ठीक गहना गिरवी रख दिया जाएगा? ठीक है। हिंदुस्तान में महिला के मंगलसूत्र के लिए व्यक्ति कट जाता, काट जाता, मर जाता, मार देता है, और आप लोग को शर्म नहीं आती? आप काम की बात करिए, क्या करना है, कैसे करना है। और रही बात अब दिनेश प्रताप जी की, तो ये कह रहे थे दिनेश प्रताप जी जो पहले कांग्रेस में थे, शायद तिवारी जी आप भूल रहे हो, आप कहते थे कांग्रेस मुक्त होगा भारत, अब कांग्रेस युक्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी। आपके नेता कहाँ है? 70% हमारे नेता हैं, जिनको आपने डरा डरो के गुंडे करके अपने उसमें ले लिया है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है। मैं बस हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, अरे अपने बारे में तो सोचो। जब देश उन्नति नहीं करेगा तो आप क्या रह जाओगे? जब देश हमारा विश्वगुरु नहीं बनेगा तो आने वाली संतानों को आप क्या जवाब शर्मा दोगे? साहब आपने ये तो कह दिया ना कि डरा धमका के बीजेपी ने आपके नेताओं को ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नेताओं में कमी रही होगी ना। मैं नहीं कहता। क्या मुझे कोई बरगला सकता है जब तक मैं न चाहूं? मुस्कान जी 2014 से जो गंदगी चली है ना नेतागिरी की, आप पहले के भाषण देखिएगा। संसद भवन और संसद में और राज्यसभा उसमें बीच में जब सेंट्रल हॉल में लोग मिलते थे, बड़े ठाके मारते थे, एक साथ चाय पीते थे, हंसते थे, वाह क्या बात है। अब तो इन्होंने ये गुंडे की तरह हो गए। अब बीजेपी जब से सत्ता में आई है, मैं बता रहा हूँ, दिन मुरैना के डकैतों का भी एक सिद्धांत है, अगर उन्हें अपना अपोजिशन वाला डकैत बिना असले के मिल जाए वो गोली नहीं चलाते थे, वो कहते थे पहले असला लेके आ, युद्ध होगा तो बराबरी का होगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी का पता क्या है, हेलो ईडी पहुंच जाओ। अब प्रधानमंत्री जी को दिक्कत हो रही है अडानी और अंबानी जी से भी, उन्होंने इन्हें पैसा देना बंद कर दिया, तो अब उनके पैसे को ये काला धन कह रहे हैं, क्योंकि अडानी और अंबानी जी जान गए कि अब सत्ता जाने वाली है। अब प्रधानमंत्री जी का जो झूठ था वो सब लोग जान चुके हैं, अब इनकी सत्ता जाने वाली है, उन्होंने इनको फाइनेंशियली स्टॉप कर दिया। यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अडानी अंबानी किस पार्टी को कर रहे हैं? विनय सिंह बिन्नू साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी को अडानी अंबानी ने पैसा देना बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों ही बड़े उद्योगपति ये जान चुके हैं कि बीजेपी सत्ता से जा रही है, तो यानी कि फायदा किसी न किसी पार्टी को तो मिल रहा है ना इसका। देखिए मैं बता दूं, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि मेरे पास है पूंजीपति दोस्तों की फौज, तभी तो है मेरे जिंदगी में मौज। आज वही मौज कहीं न कहीं इनके दुख का कारण बन रहा है। आज वही दोस्त इनसे किनारा कर रहे हैं। अब बताइए, अपने दोस्तों को ये कह रहे काला धन, अब वानी प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री,
ये जानता है कि इनके पास काला धन है, क्यों नहीं ये कार्रवाई करते हैं? जब उन्हें टेम्पो नंबर पता है, किस टेम्पो में पैसा गया है, सारी चीजें पता है, तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय हताश और परेशान है। आप चुनाव का तारीख देख लीजिए, कहां से शुरू हुआ, 400 पार, मोदी परिवार, मोदी गारंटी, रोज डेली बदल रहा है, रोज डेली बदल रहा है, सेट नहीं हो पा रहा कोई नैरेटिव। इन्होंने हिंदू मुस्लिम भी करने का प्रयास किया, जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दरबार में माथा भी टेका, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, हे मूर्ख, तुझको 10 साल मैंने दिया है, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया है, तो आज कहीं न कहीं वहां से वापस आना पड़ा, देश को ठगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी रोज झूठ बोलते हैं। मैं तो निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री से, कम से कम दिन में एक बार, न हो तो कम से कम दिन में, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार सही बोल दिया करे, कभी सही बोल दिया करे। ये तो एक झूठ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। जनता को छला इन्होंने, जनता से झूठ बोला है। आज जनता खड़ी है, जनता खुद ही खड़ी है, जनता इनसे हिसाब किताब करने के लिए खड़ी है। आप चुनाव में बात क्या होनी चाहिए मुस्कान जी बताइए? 10 साल की सरकार हो गई, इन्हें कहना चाहिए कि हमने 2 करोड़ के रोजगार दिया, इन्हें बताना चाहिए कि हमने महंगाई कम किया, तो आज बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि झूठ बोला था इन्होंने। अब आप ले लीजिए अग्निवीर के बारे में, पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरीमन ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें अग्निवीर के बारे में बताया है कि सेना नहीं चाहती थी कि अग्निवीर जो है ये लागू किया जाए। पहले 20,000 की तनख्वाह अग्निवीरों की निश्चित की गई थी, सेना के दबाव में उसको 30,000 किया गया, तो सेना को भी विश्वास में नहीं लिया गया। कहीं न कहीं झूठ और फ्रॉड और प्रोपेगेंडा इन्होंने देश के सेना को भी कमजोर करने का काम किया, देश को बेचने का काम किया। आप बताइए 7 एयरपोर्ट एक ही कंपनी को दिया जा रहा है, जबकि नियम नहीं है, 2 से ज्यादा नहीं दे सकते। संविधान सारे नियमों को तोड़ मड़ोड़ करके उसको 7 एयरपोर्ट अडानी को दिया गया। अडानी से क्या रिश्ते थे आपके? और आप कहते हैं कि राहुल गांधी अडानी के बारे में हम नहीं बोलते, अभी 2 दिन पहले बोले थे, चौथे दिन पहले बोले थे, भागलपुर में बोले थे। कितना झूठ बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? अब देश की जनता आपके झूठ से तंग आ चुकी है। ठीक है, झूठ बोलना बंद कीजिए। ये बौखलाहट है। शशिकांत तिवारी जी अभी बोल रहे थे, ये परेशान है बेचारे, खुद ही लोग परेशान है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपनी मानसिक स्थिति खो चुके, क्योंकि अच्छा कैसी परेशानी विनय सिंह बिन्नू साहब, कैसी परेशानी बीजेपी को? बीजेपी के नेता तो लगातार प्रचार कर रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या डर में ये नारा दिया जा रहा है? ये कहना चाह रहे हैं? इन्होंने तो नारा दिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, ये सारी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? मुझे गुस्सा आ रहा हूं, आज मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं रो रहा हूं। कहा था, लेकिन उस समय गुस्सा नहीं आया जब 600 किसानों ने शहादत दिया। मणिपुर में हमारे बीच की महिला, हमारी बहन जो है नंगा घुमाई गई, गुस्सा नहीं आया। जब 2 महिलाएं जिंदा जला दी गई, गुस्सा नहीं आया। देश को बेचा जा रहा, गुस्सा नहीं आया। वो गुस्सा कहां है आज? ये गुस्सा और ये रोना क्यों है? ये इसलिए रो रहे हैं कि सत्ता जा रही है, आज सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। 3 चरणों के चुनाव में मुस्कान जी ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है, इसीलिए बेचैन है, परेशान है, बेहाल है। और ये रोज डेली नैरेटिव चेंज करने का प्रयास करते, कभी मंगलसूत्र, अब बताइए मंगलसूत्र बोलेंगे, कभी मांस बोलेंगे, कभी मछली। मौत से महंगाई नहीं बोल पा रहे, मंगलसूत्र छोड़िए, मणिपुर नहीं बोल पा रहे, जनता मुद्दे चाहती है। बहरहाल शशिकांत तिवारी जी आरोपों पर जवाब चाहूंगी, फिर सीधा राज शर्मा साहब का रुख करूंगी। देखिए कितना हास्यास्पद है कि एक रैली नहीं करते हैं, जनता के बीच जाते नहीं। न समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जा रहे हैं, न राहुल गांधी जा रहे हैं, दोनों लड़के फिल्म से गायब हैं। एक रैली उत्तर प्रदेश में नहीं किया और ये बता रहे हैं कि मोदी जी की सत्ता जा रही है। कितना हास्यास्पद है। हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर का मैं सुपर कमीशन बना करके राम मंदिर फैसला पलट दूंगा। उसके बाद से खुद नस्ल भेदी ये लोग टिप्पणी करते हैं। जातिगत जनगणना की
मांग सबसे ज्यादा यही दोनों पार्टी कर रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। और ये बता रहे हैं कि जातिवादी बातें हम लोग करते हैं, तो अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, सबसे ज्यादा अरे शर्मा साहब उनको बोलने दो, दीजिए मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। अरे शर्मा साहब रुकिए। योगी जी उनका मंच साझा कर रहे तो प्रधानमंत्री जी को चलिए ठीक है शर्मा साहब संयम रखिए, उनको अपना पक्ष रखने देना, फिर मैं आपके पास आऊंगी जी। कितनी हास्यास्पद बात है कि नस्ल भेदी टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे हैं, साउथ के लोग जो है अफ्रीकन जैसे हैं। तो देश को किस तरीके से जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी जी कोई भाषण नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात राहुल गांधी जी ने कहा कि नस्ल भेदी बात उन्होंने कहा कि जब गोरे काले जो है गोरे प्रश्न पत्र बनाते हैं तो काले फेल हो जाते हैं। अरे भाई आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरा देश तोड़ के रखेंगे क्या आप लोग? आप अफ्रीकन बताएंगे, चीनी बताएंगे, गोरे द्वारा प्रश्न पत्र बनाया जाता है इसलिए काले फेल हो जाते हैं। अब राहुल गांधी जी यही बताएंगे और ये बता रहे हैं कि मोदी जी की सत्ता जा रही है। अरे भाई देखिए एक पूर्वांचल में कहावत है, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत मुहावरा, इसको मुहावरा के रूप में लीजिएगा और न लीजिएगा। मुहावरा है कि गिद्ध के मनाने से डांगर नहीं मरते। तो ऐसे मनाने से सत्ता नहीं आएगी। एक रैली आपसे होती नहीं, जनता के बीच आप जाते नहीं, न राहुल गांधी जाते हैं, न अखिलेश यादव जाते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं। राम मंदिर आप जाते नहीं, आप गाजीपुर में जाके फूल चढ़ाते हैं, पूरा देश देख रहा है। आप लोग केवल मनाइए कि सत्ता जा रही है, और कुछ करना तो है नहीं। आपका कोई संवाद जनता से है नहीं, लोगों के बीच आप जाते नहीं, आपका कोई एजेंडा है नहीं। एजेंडा है तो नस्ल भेदी है, केवल मुस्लिम परस्त है, उसके बाद से मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने वाला है, पाकिस्तान को खुश करने वाला है। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। देश की जनता देख रही है। और शर्मा साहब चलिए ठीक है, शर्मा साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। आप उनके आरोपों का जवाब दीजिएगा, मैं पूरा मौका दूंगी। लेकिन देखिए ये सवाल उठेगा ना कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं तो उनका प्रचार करना जरूरी है, उनका जनता के बीच पहुंचना जरूरी है। ऐसे में प्रियंका गांधी अगर लगातार जनता के बीच पहुंच रही है तो क्या माना जाए कि जब अगर इन दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी जीतते हैं तो वो रायबरेली की सीट छोड़ देंगे, और इस उपचुनाव में जब होगा तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी? नहीं, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़ेंगे तो वो चुनाव वहीं क्यों नहीं जा रहे हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं बताइए? इसका जवाब है अमित शाह जी क्यों नहीं जा रहे हैं। इसका जवाब है, कल मैं एक भाषण सुन रहा था, मेरी बात सुनिएगा मुस्कान जी, कल मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था कि अगर कोई 6 दिन को जेल चले जाए तो लोग उसके संग बैठना पसंद नहीं करते थे, ना करते हैं। या तो 3 साल जेल वाले के संग आप लोग सत्ता में बैठे हो, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को गुस्सा क्यों नहीं आया? जब 6 दिन जेल रहने वाले के संग आदमी गांव में बात नहीं करता, आप तो मंच में बैठा के बातें कर रहे हो और मंत्री बना दिया तो 3 साल जेल में रहा। इस पे प्रधानमंत्री जी को गुस्सा क्यों नहीं आया? दो जवाब तिवारी जी। आप तिवारी, आप ही हल्के हम सब भारी, ये समझ लें आप। बस आप बता दूं, अब आपकी सत्ता जारी है, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों अच्छा शर्मा साहब, अब तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, जो मेरा सवाल था उसका जवाब मैं चाहूंगी। अब आप उन्होंने आप लोगों को जो देते थे ना, आप लोग ब्लैकमेल करके करते थे, और जो पैसा आपकी सरकार का उनके में लगा हुआ है, अब उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने हवा की रफ्तार और रुख को भाप लिया। अब आप लोग बरगद के पेड़ में अंगूठा डाल के बैठे रहना और बातें करते रहना, कोसते रहना, यही करते रहना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे शर्मा साहब मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए भाई, मेरे सवाल का तो जवाब आप दे ही नहीं रहे। कि पूछा जाएगा ना कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी प्रत्याशी है तो वो क्यों नहीं रैलियां कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जनता के बीच पहुंच रहा है, प्रियंका गांधी बांट रही क्यों? जनता पूछे ना, ये तिवारी जी को जवाब देते फिरेंगे क्या? अरे सवाल मेरा है, तिवारी जी को जवाब देते, सवाल मेरा है। अरे आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। मैंने जो पूछा ना एक सवाल, अमित शाह जी क्यों नहीं गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में?
मोदी जी क्यों नहीं गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मोदी जी वाराणसी नहीं पहुंचते हैं? शर्मा साहब, क्या मोदी जी जनसभाएं नहीं करते हैं? शशिकांत तिवारी जी, जरा उनको जवाब दीजिए। क्या एक भी बार प्रधानमंत्री मोदी काशी नहीं गए हैं, वाराणसी नहीं गए हैं? तो क्या राहुल जी नहीं आते? बताइए, राहुल जी नहीं जनसभा करने जवाब देना, तो ये जान ले कि बताइए राहुल गांधी जी कहीं नहीं जा रही कार्यालय से और अपने आवास से भी बनारस की जनता से राजनीति का, भारतीय राजनीति का नायक अगर है, हर एक व्यक्ति से जो मेरा जननायक कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है। विकास योजनाओं पर जो काम हो रहा है और बनारस में जितने काम हुए हैं उनका पूरा वो संदर्भ अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेते रहते हैं और बनारस से प्रतिदिन जुड़े रहते हैं और इतना जुड़े रहते हैं बनारस से कि वो बनारसी भाषा बोलते हैं स्वयं। राहुल गांधी अमेठी की अवधि बोल करके बता दें, प्रियंका गांधी अवधि बोल के बता दें, सोनिया गांधी जी अवधि बोल के बता दें। अवध में है ना रायबरेली और अमेठी, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनारस की भाषा बोलते हैं। हम के गंगा मैया बुलौले हैं या ना, हमके काशी विश्वनाथ का कृपा हमारे ऊपर है। इस तरह से वो भोजपुरी में बनारसी भाषा में स्वयं, इसका मतलब कितना उनका इंटरेक्शन है बनारस से। हाँ, ये प्रश्न हमसे पूछे, जरा एक प्रश्न इनसे पूछ लीजिए कि क्या ये जरा शर्मा जी बता दें, क्या राहुल गांधी राम मंदिर का फैसला पलट देंगे? जरा एक प्रश्न। अरे आप फिर राम मंदिर का मुद्दा। अच्छा शर्मा साहब एक सेकेंड। विनय सिंह बिन्नू साहब जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। राज शर्मा साहब से सवाल बहुत सारे, लेकिन वो बार बार मुद्दों को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। शशिकांत जी, अगर कोई अपने जाता नहीं है क्षेत्र में, उसे इतना विश्वास है अपने जनता के कि वह जीत जाएगा। आपके अंदर ताकत है तो हरा लो ना। ये राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? और रही बात, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या अडानी भाजपा में शामिल होने वाले हैं क्या? कारण क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जिसकी बुराई करते हैं उसकी दूसरे दिन उसको अंगोछा जरूर पहना देते हैं भाजपा का। आप देखिए, जितने भ्रष्टाचारी रहे हैं, चाहे अजीत पवार रहे, चाहे प्रफुल्ल पटेल रहे, जिसके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया है, दूसरे दिन उसको अंगोछा जरूर पहना दिया भाजपा का। तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कल्चर, ऐसा संस्कृत रहा है कि सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करती है और उनको भाजपा में शामिल कराती है। भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, परेशान है, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। शशिकांत जी ने भी इधर उधर की बातें करना ज्यादा जारी रखा, लेकिन म से मुस्लिम बोला, म से दुनिया भर की चीजें, महंगाई पर नहीं बोला कि आज महंगाई कहां पर है। इन्होंने ये नहीं बताया कि आज किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। आज इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, इस बार तो कोई वादा ही नहीं किया है। पिछली बार वादा किया था कि हम 2 करोड़ का रोजगार देंगे, अब की बार तो वादों से खत्म है इनके मैनिफेस्टो में कोई जनता के लिए कोई ऐसा बात किया ही नहीं किया है कि जिसे ये पूरा करेंगे। यह पूरी तरह से फेलोर है। ये पार्टी खत्म हो रही है, ये पार्टी जा रही है। तीसरे चुनाव तक नमस्ते हो चुका है, चौथे चुनाव में बेचैन हो चुके हैं, 5वें में नमस्ते इंडिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल कई ऐसे थे जिसके जवाब नहीं मिल पाए, क्योंकि लाजमी है कि जो सियासत है वो वोट बैंक की होगी, तो उसमें अनर्गल मुद्दे उठेंगे। अभी भी जब चर्चा हुई तो उस दौरान अडानी आ गए, अंबानी आ गए, लेकिन जो सवाल थे जनता के वो जस के तस बरकरार थे कि आखिर राहुल गांधी नामांकन के बाद एक भी बार रायबरेली की जनता के बीच उनसे मुखातिब होने क्यों नहीं पहुंचे। क्या ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार चुनावी प्रचार कर रही हैं, तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली दोनों से जीतेंगे तो क्या राहुल गांधी रायबरेली की सीट को छोड़ देंगी? और यही वजह है कि प्रियंका गांधी को अब जनता के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि जब रायबरेली की सीट पर उपचुनाव होगा तो वहां से प्रियंका गांधी वार्डर चुनाव लड़ेंगी। और ऐसा ही सवाल अमेठी में भी हो रहा है। स्मृति ईरानी दमदार तरीके से चुनावी प्रचार कर रही हैं, लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और लगातार ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर अगर अमेठी में कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस था तो कांग्रेस अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा, जबकि वो लगातार खुली चुनौती भी देती हुई नजर आई थी। तो चुनौतियों के बीच आखिर जो समीकरण है वो किस पार्टी के लिए ज्यादा अनुकूल होंगे, फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।